हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल 143 की रेस्पेक्टिव कैलकुलेशन एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्या होनी चाहिए। और जब आपने आर्टिकल 143 को भलीभांति समझ लिया है तो अब हम सभी लोगों की एक मजबूरी हो जाती है, मैं इसे मजबूरी ही कहना चाहूँगा, क्योंकि मजबूरी कहूँगा तो आप इसकी गंभीरता को समझेंगे कि अब आपको आर्टिकल 200 की कैलकुलेशन करके चलनी पड़ेगी। क्योंकि आर्टिकल 143 को जिस तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है, वहीं से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 की पूरी विंडो आपको ओपन वे में दिखाई पड़ती है। सबसे पहले एक काम करते हैं कि जो हमारा टॉपिक है, हम अपने टॉपिक को एक टाइटल दे देते हैं, और टाइटल जो रहेगा वो क्या रहेगा? ग्रेविटी ऑफ आर्टिकल 200, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 की गहराई आपको यहाँ पे दिखानी है। अच्छा, एक बात हम और भी पहले आपको बता देते हैं कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 200 है, ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ वन टाइप ऑफ प्रोविज़न। और इस प्रोविज़न को आपने कहाँ से बोरो किया है, इस प्रोविज़न को आपने कहाँ से बोरो किया है, तो फिर आपका आंसर पता क्या आना चाहिए? आपका आंसर आना चाहिए कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कनाडा के संविधान से आपने इसको क्या है, बोरो किया है। अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ और यहाँ पे समझना पड़ेगा, और कुछ और जो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा उसको हम कह देते हैं कि मान लीजिए एक तरफ मैंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का अपना क्या होता है भाई? ज्यूरिसडिक्शन होता है, ज्यूरिसडिक्शन होता है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो आपका ज्यूरिसडिक्शन होता है उसको कैसे कैटेगराइज किया जाता है? आप कहेंगे ओरिजिनल, ज्यूरिसडिक्शन, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आप कहेंगे एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार। आप कहेंगे रिट ज्यूरिसडिक्शन, रिट जारी करने का अधिकार, जो आपको आर्टिकल 32 में आपको दिखाई पड़ता है। अगेन आप क्या कहेंगे? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जो अभी भी आपने लास्ट क्लास में कहाँ पढ़ा था? आर्टिकल 143 में आपने पढ़ा था। इन द सेम वे जो आपका हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के पास भी क्या होती है? अपनी ज्यूरिसडिक्शन आपको दिखाई पड़ती है, और हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको भी आप इसी हिसाब से क्या कैटेगराइज करके चलेंगे। जैसे नंबर 1 पे आपको क्या दिखाई पड़ेगा? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। नंबर 2 पे आप क्या दिखा सकते हैं? एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन। नंबर 3 पे आप क्या दिखाएंगे? रिट ज्यूरिसडिक्शन। और नंबर 4 पे आप क्या दिखाएंगे? ये मिलेगा आपको हाई कोर्ट के रिगार्डिंग आर्टिकल 226 में। और नंबर 4 पे मान लीजिए मैंने क्या कहा? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ये हाई कोर्ट के पास नहीं होता है, और ये सवाल वैसे भी जनरली कई बार के आपसे पुटअप किया जाता है कि अपने अपने क्षेत्राधिकारों के संदर्भ में जो हाई कोर्ट हैं वो सर्वोच्च न्यायालय से किस मामले में डिफरेंट होते हैं, किस मामले में भिन्न होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन पाया जाता है, यानी कि सलाहकारी क्षेत्राधिकार पाया जाता है, जबकि हाई कोर्ट के पास क्या अपना सलाहकारी क्षेत्राधिकार नहीं पाया जाता है। अगर आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 200 की ग्रेविटी को समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने माइंड में इस वैल्यू को इस्टेब्लिश करके चलना पड़ेगा कि हाई कोर्ट के पास अपनी कोई भी सलाहकारी शक्ति नहीं होती है। हालांकि हमने ये बता दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 का जो प्रावधान है, जो व्यवस्था है,
इसको अगर आपने बोरो करने की बात बतानी है तो इसको आपने कहाँ से बोरो किया है? कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपने इस प्रोविजन को क्या बोरो किया है। तो सबसे पहले ये दिमाग में रखो कि राज्यों में जो हाई कोर्ट की व्यवस्था आपको दिखाई पड़ती है, हाई कोर्ट के पास क्या नहीं होता है? अपना एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं पाया जाता है। दैट मीन्स सलाहकारी क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट के पास क्या है? नहीं होता है। अगर ये दिमाग में रहेगा तो आर्टिकल 200 को आप कैलकुलेट क्या है बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगे, किसी प्रकार की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अब अगली कैलकुलेशन देखिए, आपको यहाँ पे क्या करके चलना है उसको कैलकुलेट करने की बात करते हैं। ऐसा मान के चलते हैं कि हम कोई एक स्टेट लिए और स्टेट में हमने दोनों चीज़ें दिखा दी कि विधानसभा भी है और क्या है? विधान परिषद भी है। विधानसभा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। विधान परिषद को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। मान लीजिए इन्होंने क्या है? इन्होंने किसी बिल को क्या पारित कराया, इन्होंने किसी बिल को क्या कराया? पारित कराया। अब जब बिल आपका पारित हो गया, पास हो गया, तो आपको उसको क्या बनाना पड़ेगा? एक्ट बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको उसको क्या बनाना पड़ेगा? अधिनियम बनाना पड़ेगा। कोई समस्या नहीं है। अधिनियम बनाए जाने के लिए आपको क्या होगा? आपको होगा नीड ऑफ सिग्नेचर। आपको क्या होगा? नीड ऑफ सिग्नेचर, हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। अच्छा, किसके हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी? गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट, गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट, संबंधित राज्य के राज्यपाल की। अब संबंधित राज्य के राज्यपाल से संविधान क्या अपेक्षा करके चल रहा है कि भैया जो बिल है, बिल एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आपके सामने आया है। जो बिल है, बिल क्या है? बिल एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आपके सामने आया है। और ये जो आपका डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के पास क्या है? अपने डिफरेंट टाइप्स के क्या है? प्रोविजंस हैं। इस तरीके से क्या है? अलग अलग प्रकार के प्रोविजंस हम लोग कुछ बना लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए इसको आपने 1 कहा, इसको आपने 2 कहा, इसको आपने 3 कहा, इसको आपने 4 कहा, इसको आपने 5 कहा और इसको आपने क्या कहा? 6 कहा। तो यहाँ पर संविधान राज्यपाल से क्या अपेक्षा करके चल रहा है? यहाँ पर जो संविधान है वो राज्यपाल से अपेक्षा करके चल रहा है कि आपको बिल के प्रोविजन टू प्रोविजन आपको जाना है। क्या करना है? आपको बिल के प्रोविजन टू प्रोविजन आपको जाना है और आपको ये तय करना है कि क्या बिल का कोई प्रावधान भारतीय संविधान पर कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं डाल रहा? क्या बिल का कोई प्रावधान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित तो नहीं कर रहा? तो मान लीजिए राज्यपाल जो है इस बिल के प्रोविजन टू प्रोविजन जाने की बात कर रहे हैं और ये जो आपका 3rd वाला प्रोविजन है, इस प्रोविजन को पढ़ने में उनको थोड़ा क्या हो रहा है? कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। उनको थोड़ा क्या हो रहा है? कन्फ्यूजन, उनको थोड़ा क्या है? कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। और ये जो आपका कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, इसी कन्फ्यूजन को आप क्या कह सकते हैं? क्वेश्चन ऑफ लॉ कह सकते हैं। इसी कन्फ्यूजन को आप क्या कह सकते हैं? क्वेश्चन ऑफ लॉ कह सकते हैं, कानून या विधि का प्रश्न कह सकते हैं। लेकिन अब देखो जो आपके गवर्नर हैं, गवर्नर साहब जो हैं, ये क्या हैं? ये हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, ये हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पाएंगे। वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। क्योंकि हाई कोर्ट का अप्रोच क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हाई कोर्ट के पास क्या है? अपना एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है। अपना एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है। अगर हाई कोर्ट के पास अपना एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होता तो अगर बिल के किसी भी प्रावधान को लेकर के राज्यपाल के समक्ष विधि या कानून का कोई भी प्रश्न पैदा होता तो राज्यपाल सीधा किसको अप्रोच करने की बात करते? हाई कोर्ट को अप्रोच करने की बात करते। लेकिन हम जान चुके हैं कि हाई कोर्ट के पास अपना कोई भी सलाहकारी क्षेत्राधिकार है ही नहीं। तो राज्यपाल चाहकर भी ये जो आपका विधि या कानून का प्रश्न है, अगर इसको वो सॉर्ट आउट करवाना चाहते हैं तो वो चाहकर भी क्या है? हाई कोर्ट का अप्रोच नहीं कर पाएंगे। इस व्यवस्था के निराकरण के लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 200 की कैलकुलेशन की गई है। इसी व्यवस्था को दूर करने, ये जो समस्या आपकी है, इसी समस्या को दूर करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में क्या है? आर्टिकल 200 को शामिल किया गया है। और आर्टिकल 200 आपको ये समझाने की बात करेगा कि जब जब राज्यों में राज्यपालों के सामने कोई भी विधि या कानून का प्रश्न पैदा होगा, तब तब आर्टिकल 200 उनका क्या बनेगा? सबसे बड़ा सहारा बनेगा।
और वो आर्टिकल 200 का प्रयोग कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने आपके सामने क्या रखा, हमने कहा कि गवर्नर है, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, इनके पास क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, यानी कि विधि या कानून का कोई प्रश्न है। अब इसको क्या होना है, रिजोल्व होना है, यानी कि विधि या कानून के इस प्रश्न का क्या है, हल निकलना है, इसको रिजोल्व करके चलना है। तो गवर्नर क्या करेंगे, गवर्नर करेंगे यूज ऑफ आर्टिकल 200, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 का प्रयोग करेंगे, और 200 जैसे ही आर्टिकल 200 का प्रयोग करेंगे तो बिल क्या हो जाएगा, बिल आपका रिजर्व हो जाएगा, बिल क्या हो जाएगा, आपका रिजर्व हो जाएगा। और स्पेशली आप क्या कहेंगे, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के विचार के लिए बिल क्या हो जाएगा, आपका आरक्षित हो जाएगा। अब देखो कितना बड़ा फायदा हो गया, राष्ट्रपति के विचार के लिए अगर आपने बिल को आरक्षित कर लिया है तो गवर्नर, राष्ट्रपति के पास क्या है, राष्ट्रपति के पास क्या है, आर्टिकल 143 है, और आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति का आपने क्या कैलकुलेशन की है, एक एडवाइजरी पावर है, एक एडवाइजरी क्या है, पावर है। और अपनी इस एडवाइजरी पावर का प्रयोग करके वो किसको अप्रोच करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे। वो अप्रोच किसको करने की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने की बात करेंगे। और फाइनली जो आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ है, फाइनली क्वेश्चन ऑफ लॉ शैल बी रिजोल्व। जो क्वेश्चन ऑफ लॉ पैदा हुआ था वो क्या हो जाएगा, आपका हल हो जाएगा, इस समस्या का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो कहानी देखो, वैसे तो जब जब आपके सामने भारतीय संविधान का आर्टिकल 143 आए तो पहले तो आप क्या करो, आर्टिकल 143 की बिल्कुल वेरी डीप कैलकुलेशन आप करके चलो। और जब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 आपके दिमाग में एक बार अच्छे से फिट हो जाएगा तो वहीं से आप भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 200 है उसकी एक विंडो आप ओपन करने की बात करो, और किस तरीके से भारतीय संविधान के आर्टिकल 200 को आपको कैलकुलेट करके चलना है, वो कहानी मैंने इस कक्षा या इस चर्चा के माध्यम से आपको क्या है, समझाने की कोशिश की है। लेकिन आप हमेशा इन बातों को याद रखेंगे कि जब जब भारतीय संविधान के आर्टिकल 200 को आपको अप्रोच करना होगा, सबसे पहले आप अपने आप को ये बता के चलेंगे कि राज्यों में हाई कोर्ट जो आपको दिखाई पड़ते हैं, हाई कोर्ट्स के पास अपनी कोई एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होती, क्योंकि हाई कोर्ट के पास अपनी कोई भी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होती। इसी नाते आर्टिकल 200 की कैलकुलेशन आपके सामने है। अगर राज्यों में राज्यपालों के सामने जब कभी भी विधि या कानून का कोई प्रश्न पैदा होगा तो वो चाहें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 का सहारा ले सकते हैं, और जैसे ही वो 200 का सहारा लेने की बात करेंगे तो ऐसा बिल क्या हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा, स्पेशली फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग अपने एक एडवाइजरी पावर का यूज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने की बात करेंगे, और विधि या कानून का प्रश्न जो पैदा हुआ था उस समस्या का क्या है, हल निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये जुगलबंदी है, मैंने इनको 2 क्लासेस के माध्यम से आपको क्या है, चीज़ों को समझाने की थोड़ी कोशिश की है, और उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल 143 के रिगार्डिंग और आर्टिकल 200 के रिगार्डिंग अब आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना बिल्कुल भी नहीं करना होगा। हम आपसे कुछ और भी कहना चाहते हैं, वो ये है कि अगर आपको लगता है कि क्लासेस आपको लाभ दे रही हैं, अगर आपको लगता है कि डिस्कशन आपके लिए एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, परीक्षा उपयोगी है, अभी फिलहाल जो चर्चाएं हम कर रहे हैं इनके बिहाफ पे आपको एग्जामिनेशन में एक दिन सहूलियत मिलेगी, आप परेशानियों के जो जाल है उससे अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे, तो हम आपसे एक वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट ये करना चाहते हैं कि आप दुष्यंत सिविल क्लासेस जैसे परिवार को क्या है, अपना परिवार ही मान के चलें, और इस परिवार को थोड़ा क्या है, विस्तारित रूप देने की कोशिश करें। क्लासेस अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करने में किसी प्रकार की कोई समस्या संभवतः नहीं होनी चाहिए, और
ऑफलाइन कमेंट भी आपके आने चाहिए। अगर आप सकारात्मक संदेश भेजने की बात करेंगे या अपनी बातों को सकारात्मक रूप से लिखने की बात करेंगे तो वो मेरे लिए क्या बनेगा, मेरे लिए क्या, सभी के लिए क्या बनता है, एनर्जी का एक मेन सोर्स बन जाता है। तो ये सहयोग आपका हमें चाहिए होगा और ये सहयोग आपको देना है या नहीं देना है ये आपके खुद की अभिव्यक्ति है, ये आपका खुद का निजी मामला है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस प्रकार का सहयोग कर सकते हैं। अगर आप इससे कोई विपरीत व्यवहार अपनाना चाहते हैं तो वो आपका निजी और व्यक्तिगत मामला है, वहाँ हम आपको किसी भी रूप में बाध्य नहीं करना चाहेंगे। बस अपने इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को हम क्या देते हैं, विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।